यहाँ तक ये सिंपल पास्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म कर दिया है। क्या बताया था आपको कि अगर हैज हैव दिखाई देता है तो वो पास्ट टाइम के साथ तो नहीं होगा, और हैज हैव जहाँ दिखाई दिया एक्टिव वॉइस में वहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होगा ही होगा। इसका मतलब है हैज हैव हटा के और वर्ब का थर्ड फॉर्म हटा के क्या लगाएंगे हम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि पास्ट मतलब पास्ट, पास्ट टाइम मतलब पास्ट एक्शन चाहिए, पास्ट एक्शन मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, राइट। उसके बाद मैंने आपको वॉज का यूज बताया था, और आई के साथ वर्ब क्यों लगाया था कभी? यस, कहा था कि ही शी इट नेम और सिंगुलर और आई के साथ वॉस आता है, लेकिन काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर आता है। और बताया था कि देखो आपको ही शी और इट और आई के साथ ही वर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यू के साथ तो ऐसे भी वर आता है ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको ही शी इट के साथ वॉज देगा और उसके बाद इमेजिनरी एक्शन दे दिया, तो जहां देखेंगे इफ है, इन केस, आई विश, जहां आपको लग रहा है इमेजिनेशन की बात हो रही है वहां पे हम वॉज नहीं वर्ड लगाते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उसके बाद मैंने कहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में एस ई एस दिखाई देता है? दिखता है? नहीं। सिंगुलर वर्ब में एस ई एस दिखता है? दिखता है। इसका मतलब है कि मान के चलो मेरे पास एक ही एस है, एक ही एस, या तो मैं नाउन के साथ लगा दूंगी या तो वर्ब के साथ लगा दूंगी। नाउन के साथ एस लग गया तो वर्ब में नहीं लगेगा, वर्ब के साथ अगर एस ई एस लग गया तो नाउन के साथ नहीं लगेगा। इसका मतलब नाउन का प्लूरल बनाते हैं तब एस ई एस लगता है, और वर्ब का सिंगुलर बनाते हैं तब एस ई एस लगता है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे बढ़े। अब सुनो, ये तो मैंने आपको समझाया जो बेसिक कंसेप्ट था वर्ब का, कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमें आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें समझना चाहिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगेगा, कब लगेगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ई एस कब लगेगा? जब वर्ब किस में खत्म होता है? ओ डबल एस एस सी एच एस एच जेड एक्स में, है ना, तब हम क्या लगाते हैं? उसमें ई एस लगाते हैं। फिर कहा कि ये कौन सी नई चीज़, ये नाउन में भी होता है, ये काम, सेम काम नाउन में भी होता है, सेम काम हम वर्ब में भी करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, कि जब आप टेंस पढ़ते हो ना तो उसमें आप पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हो, उसमें आप नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हो जब नॉट लगाते हो, और उसमें आप इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हो जब वो प्रश्नात्मक हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों मिला के असेटिव है। इसका मतलब है जब आप एक ऑर्डिनरी सेंटेंस बोल रहे हो जिसको कहते हैं कथनात्मक, मतलब बता रहे हैं, कुछ बता रही हूं मैं, तो दैट इज एसेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जहां पे आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब ध्यान से देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? इन फैक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस अकेला नहीं होता जहां पे ये हम हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे लगाते हैं। जब भी मैं पूछूं आपसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, एक ही जवाब होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे लगा दीजिए। कहेंगे मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हो सकता है बन जाए। आप नेगेटिव बना के देखो, जो हेल्पिंग वर्ब निकलेगा ना उसको उठा के लगा दो, ठीक है? आगे समझोगे क्या बोलना चाह रही हूं मैं, और कहोगे कि हाँ ठीक है, नहीं है तो भी नहीं है, क्या करूं मैं? तो आप मेन वर्ब उठा के आगे लगा दो। यानी अगर सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे लगा दीजिए। अगर हेल्पिंग वर्ब की गुंजाइश नहीं बन रही है तो मेन वर्ब ही उठा के आगे लगा दो। अब ये क्या है? इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। जानते हो, टेंस जब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स ना, तो वो हमेशा यही सोचने लगते हैं कि हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे लगा दो, ये जो मैम ने कहा है इसका मतलब है कि यही हेल्पिंग वर्ब उठा के जब हम आगे लगा देते हैं तो क्वेश्चन बन जाता, हमेशा नहीं बनता। करीबन 12-13 ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले देखिएगा और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले देखिएगा, पहले। लेकिन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नहीं होता, ये इन्वर्जन कहलाता है। जो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझा रही हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे। अभी तक तो फिलहाल इतना ही जानेंगे, टेंस तो पढ़ रही हूँ मैं, थोड़ा सा ही टेंस पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तो बस समझ जाओ कि क्या है, हेल्पिंग वर्ब आगे,
सबसे आगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हेल्पिंग वर्ब अगर आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के आगे लगा रहे हो तो क्या हमेशा क्वेश्चन बनता है? नहीं, उसको इन्वर्जन कहते हैं। देखो, आप जब किसी आईने के सामने खड़े होते हो ना, तो अपना राइट हैंड उठाते हो तो आईने का क्या लगता है, क्या उठाए? उसमें कहते हैं हम लोग, फिजिक्स में एक टर्म है लैटरल इन्वर्जन। फिजिक्स में एक टर्म है लैटरल इन्वर्जन, यानी कि जो ऐसे है वो आपको ऐसे दिखाई देता है ना, जो सीधा है वो ऐसे दिखाई देता है। वही काम तो हम इसमें भी कर रहे हैं, तभी तो उसको इन्वर्जन कहते हैं। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी एक तरह का इन्वर्जन है। क्यों? जो ऐसे था सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वो ऐसे दिखाई देता है, यानी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो आगे दिखाई देता है, अगर मेन वर्ब ही है तो वो आगे दिखाई देता है। इसका मतलब है कि इन्वर्जन का मतलब हुआ ऐसे नहीं ऐसे, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और मेन वर्ब है तो मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लेकिन क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही खाली अकेला है जो इन्वर्जन में होता है? नहीं, बहुत ढेर सारे पॉइंट्स हैं जो इन्वर्जन में आते हैं। इसका मतलब अभी फिलहाल हम सिर्फ एक पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्जन का, एंड दैट इज सेंटेंस में इन्वर्जन हम कम यूज करते हैं, जो फिलहाल अभी हम टेंस में पढ़ेंगे। सो याद रखना, जब भी एक सेंटेंस क्वेश्चन होता है तो वाक्य में वर्ब उठकर पहले चल जाता है। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तब मेन वर्ब उठ के पहले जाता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अगर वाक्य प्रश्नात्मक हो, इफ द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, इफ द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, तो वाक्य में कॉमा द सेंटेंस इज, तो वाक्य इन्वर्जन में होगा। द सेंटेंस विल बी इन इन्वर्जन। क्या है इन्वर्जन? वो है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मतलब उलट गया, और उसके बाद अगर मेन वर्ब तो ऑफ कोर्स है, तभी तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जा रहा है। क्योंकि एक सेंटेंस में मैंने कहा था ना कि एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होना चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो सिर्फ एक साइड रोल निभाता है। मेन हीरो तो मेन वर्ब है ना, और अगर साइड हीरो नहीं हो तो भी चलता है। इसका मतलब है कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम सीधा मेन वर्ब उठा के आगे लगाते हैं। कुछ केसेस में उसका हेल्पिंग वर्ब ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, वो बात की बात है। मैंने हेल्पिंग इन्वर्जन लिख दिया कि इन्वर्जन का ये दो फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट के आगे आ गया है ना, और इसमें भी सब्जेक्ट के आगे आ गया। नाउ सी, अभी तो इन्वर्जन हमें पढ़ा नहीं रहे हैं, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि जब सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में होता है तब हम इन्वर्जन यूज करते हैं, यानी सिर्फ एक पॉइंट है इन्वर्जन का, बस सिर्फ एक पॉइंट है। व्हेन द सेंटेंस इज इन इंटरोगेटिव फॉर्म, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में होता है तब हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मैंने कहा आपको 12-13 जगह बताऊंगी मैं इन्वर्जन आता है, ये तो मात्र एक है उनमें से, सिर्फ एक। तो क्या हम असर्टिव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में भी इन्वर्जन लगाते हैं? नहीं लगाते। लिख लेना नीचे, हम पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्यों में इन्वर्जन का प्रयोग नहीं करते। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में, वाक्यों में, वी डू नॉट यूज इन्वर्जन इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्यों में इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होता।
अब आप मुझे कोई ऐसा सेंटेंस उठा के मत दे देना जिसमें आगे एडवर्ब बैठा है और कहोगे देखो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस इन्वर्जन है। मैंने कहा ना आपको कि अराउंड नॉट लेस देन 13 पॉइंट्स है जो इन्वर्जन की का है। मैं सब नहीं बता सकती, अभी सिर्फ हल्की सी बातें बता रही हूँ। क्या कि आई टीच इंग्लिश इन्वर्जन में नहीं है। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, सबसे आगे सब्जेक्ट बैठा हुआ है, ये भी इन्वर्जन में नहीं है। डू आई टीच इंग्लिश ये है, क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे चला गया। दिस मीन्स ऐसे केसेस में इन्वर्जन होगा जहां पे वो जहां पे वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में, राइट? जरा देखो सेंटेंस, अब समझ में आएगा। हैंड राइटिंग सही कर रहे हो? हैंड राइटिंग पे बहुत ध्यान रखना। अभी आप लोग प्री के स्टूडेंट हो, जब मेंस दोगे फिर आप लोग टियर 3 दोगे, तब तक आपकी हैंड राइटिंग सुंदर हो जानी चाहिए। अभी हो सकता है हैंड राइटिंग को सही करने के चक्कर में आपका स्पीड थोड़ा धीरे हो गया होगा, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। आज भी मैं टाइपिंग में ठीक ठाक फास्ट हूँ, लेकिन टाइपिंग कैसे करती हूँ समझ में आ गया? कि 2-3 फिंगर से ही टाइपिंग करते रहती हूँ। दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू। मेरा स्पीड बहुत फास्ट कभी नहीं हो सकता। द रीज़न इज़ मैं वो सही इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ जो तरीका होता है टाइपिंग का, है ना? वो प्रॉपर तरीका मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसीलिए अप टू अ लिमिट ही मेरा स्पीड हो सकता है, और दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ टाइपिंग। ठीक है, इसीलिए मैं समझाती हूँ कि शुरू में आपका स्पीड स्लो होगा, है ना? क्योंकि आपको वो दिख ही नहीं रहा है कि आपने फिंगर रख दिया, लेकिन आपको अंदाज तो रखना है ना कि ASDF ये होता है ऑर्डर, है ना? तो वो तो आपको सिर्फ अपने फिंगर से अंदाज रखना है, तो स्पीड स्लो हो जाता है। और मेरा कहना है कौन दिमाग खराब करे, मैं तो अपना फट से फट 2 ही 3 फिंगर से काम उसका फिनिश कर देती हूँ। लेकिन आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना, कर्सिव हैंड राइटिंग में भी सेम चीज़ है। जब आप सही मेथड इस्तेमाल करोगे तो शुरू में आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान उसको अच्छे से सुंदर सुंदर बनाने में भी है। फिर जैसा बताया है वो भी करना ज़रूरी है आपको, है ना? वो भी लेटर यूज़ करना है, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर का ध्यान रखना है, लेकिन बाद में वो आपका एक सुंदर स्टाइल डेवलप होगा, और दैट इज़ द करेक्ट वे। वो सब चीज़ बचपन में किया जाता है, अभी तक नहीं किया इसलिए करवा रही हूँ, क्या करूँ? ठीक है,
अब वो देखो थोड़ी चीज़ें, थोड़ा एक प्रॉब्लम तो होता है जब शुरू से कुछ नहीं करोगे ना तो वो बाद में प्रॉब्लम देता है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो एज होती है वो सीखने की एज खत्म होती चली जाती है। भारत में प्रौढ़ शिक्षा अभियान क्यों फेल कर गया? क्योंकि बुढ़ों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है तो समझ जाओ, थोड़ा सा तो एज का तकाजा है कि आप लोग थोड़ा धीरे पिकअप करोगे, लेकिन करेक्ट मेथड जो है वही मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, बार बार समझा रही हूँ। आ जाओ, ये 6 सेंटेंसेस में जरा ध्यान दो। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया, क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट? लेकिन सेकंड में मैं कह रही हूं मैं जानती हूं, आई नो आपका नाम क्या है। क्या मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन नहीं पूछा। क्या कहा मैंने आपको? मैंने बताया कि आपका नाम क्या है, इसलिए फुल स्टॉप लगेगा। क्वेश्चन तो पूछा नहीं, मैं कह रही मैं जानती हूं आपका नाम क्या है, इसलिए फुल स्टॉप लगेगा। और व्हाट इज योर नेम नहीं होगा, व्हाट योर नेम इज होगा। क्यों? क्योंकि अब ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। ठीक है, अगेन सुन लो ध्यान से। क्या बोला कि जब वो क्वेश्चन पूछता है तभी वो इन्वर्जन में होता है, जब वो क्वेश्चन नहीं पूछता तो काहे का इन्वर्जन, है ना? समझ में आ गया? और अभी इन्वर्जन बहुत भारी भरकम शब्द है, तो मैं आपको क्या कहूंगी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक फॉर्म, कि जब वो क्वेश्चन पूछा तभी तो प्रश्नात्मक फॉर्म में होगा, जब क्वेश्चन नहीं पूछा तो प्रश्नात्मक फॉर्म में क्यों होगा? थर्ड में आओ, क्वेश्चन मार्क हटा दूं, फुल स्टॉप लगा दूं? हाँ नहीं, क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूं मे आई नो, क्वेश्चन पूछा ना, क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल सही है, लेकिन आगे जो है सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो क्वेश्चन पूछ नहीं रही हूं मैं आपसे। मैंने आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा है मे आई नो, राइट? उसका जवाब हाँ या ना होता है। हाँ, बीच के क्वेश्चंस को आप स्किप कर जाओगे तो कहोगे सीधा फट से अपना नाम बता दोगे, लेकिन ओरिजिनली इसमें क्वेश्चन कौन है? मे आई नो, राइट? तब अंदाज हो जाता है कि अच्छा ये जब WH फैमिली बीच में आता है ना तो वो इंट्रोगेटिव फॉर्म नहीं रहता, राइट? यानी WH फैमिली जब शुरू में आता है, WH फैमिली मतलब समझते हो कौन कौन होता है? What, why, who, whom, whose, where, है ना? ये सब WH फैमिली है। यानी WH फैमिली जब शुरू में है तो क्वेश्चन फॉर्म सही है, WH फैमिली बीच में है तो क्वेश्चन फॉर्म नहीं होगा। वही काम तो इसमें भी हो रहा है, ठीक है? इसमें आ जाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? He wondered, उसने सोचा इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई, तो कैसे बोलेगा, कैसे बोलेंगे इसको? He wondered where she, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले क्यों लगा है? कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा। Where she could have gone, where she could have gone आएगा। क्लियर? यानी हमारे पास 2-3 पॉइंट समझ में आ गया ये 4 एग्जाम्पल से। पहला, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव है तभी आप हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल करोगे। जब सेंटेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा तो हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगा। कैसे पता चल रहा है? WH फैमिली शुरू में आया तो क्वेश्चन पूछा, WH फैमिली शुरू में नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं पूछता। फट से आप ये पूछ सकते हो तो फिर ये क्या है? WH फैमिली तो शुरू में आया। लास्ट में अल्टीमेटली सब कुछ मिला के एक ही जगह में ख़त्म हो जाती हूँ, ये कहने के लिए मजबूर हो जाती हूँ क्या? समझो, मतलब किसी भी भाषा को आप ग्रामर से नहीं, उसका एक एसेंस समझो, उसका मीनिंग समझो। मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पे कि वो क्या कहता है और वो क्या करता है, ये दोनों चीज़ें मेरे समझ के परे है। इनकम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है जो समझ में ना आए। क्लास का रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, इनकम्प्रिहेंसिबल का मतलब है ना जो समझ में ना आए, नॉट अंडरस्टैंडेबल जो समझ में ना आए।
not understandable, not understandable. क्लियर? यानी अगर मैं ये पॉइंट लिखाऊंगी तो आप मुझे इसमें पकड़ोगे, है ना, कि WH फैमिली शुरू में आए तभी क्वेश्चन पूछता है, शुरू में नहीं आए तो क्वेश्चन नहीं पूछता। लेकिन अगेन इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि समझ लो यहाँ तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, और क्वेश्चन नहीं पूछने के बावजूद भी WH फैमिली कहाँ आ रहा है, शुरू में। मतलब खुद तो समझ सकते हो आप। अगर मैं आपसे ये कहूँ हु इज द वुमेन इन रेड साड़ी, तब तो ये क्वेश्चन है। और अगर मैं ये कहूँ कि इसने मुझसे पूछा कि वो औरत कौन है जो रेड साड़ी में है, तो क्या मैंने आपसे पूछा? नहीं, मैंने आपको बताया। ये नरेटेड फॉर्म है, नरेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच है। मैं कह रही हूँ आपको कि इसने मुझसे पूछा कि वो औरत कौन है जो रेड साड़ी में है। इसका मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि इसने क्या पूछा। क्या मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे? नहीं, मैंने जो मुझसे पूछा गया वो मैं बता रही हूँ। इसका मतलब है कि ये एक तो क्वेश्चन मार्क गलत है, फुल स्टॉप होगा, और WH फैमिली अगर बीच में आ रहा है तो वुमेन इन रेड साड़ी को मैं इज लगा दूंगी यहाँ पे। और यहीं पर एक और रूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा। मैं सारा रूल लिखवाऊंगी एक करके, पहले समझो। और वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे आपका पास्ट ही चलेगा, जब तक कि कोई ऐसा एक्सेप्शन वाला सेंटेंस ना हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का कोई हो। ठीक है, वो अभी आपको लिखवाऊंगी मैं। सुनो, मैं कह रही हूं हु इज द वुमेन इन रेड साड़ी। आपसे पूछ रही हूं हु इज द वुमेन, आ गया वुमेन के पहले इज, है ना। लेकिन अब मैं आपसे कह रही हूं कि उसने मुझसे पूछा कि वो रेड साड़ी में वुमेन कौन है, तो आपको मैं पूछ रही हूं कि बता रही हूं। जब बता रहे हो तो WH फैमिली बीच में लगाए तो ऐसे भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। सामान्यतः WH फैमिली जब बीच में आता है तो क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो क्या कहोगे? हु द वुमेन इन रेड साड़ी इज कर दिया। और एक और रूल बता दिया कि अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा। ये बता दो। क्लियर? बोलो कुछ प्रॉब्लम? लिखो। सॉरी, थर्ड वाले में क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि मे आई नो के लिए क्वेश्चन मार्क है, राइट। इसे जहां जहां क्वेश्चन मार्क नहीं था और मैंने लगाया था आपको दिखाने के लिए, वहां मैंने काट दिया। इसमें काटा क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी हटा दिया क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें मे आई नो पोर्शन तो क्वेश्चन है। कौन सा? सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला मैंने कहा कि मैं आपको एक रूल लिखा दूं कि WH फैमिली शुरू में आता है तो क्वेश्चन पूछता है, बीच में आता है तो क्वेश्चन नहीं पूछता। शुरू में आया WH फैमिली तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगा दो, बीच में आया तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगा दो। लेकिन मैंने कहा हमेशा थोड़ी है, ये तो एक्सेप्शन वाला सेंटेंस था। तभी मैंने कहा आपको कि अगर मैं आप मुझे ये सेंटेंस दे दो, कहोगे इसमें क्या जरा बताओ, तो वही मैंने आपको पहले दे दिया कि देख लो। ये भावना समझो, सेंटेंस का मीनिंग समझो। हर जगह वही नियम लागू थोड़ी होगा। साइंस में होता क्या है, अगर एक भी एक्सेप्शन दिए तो नियम फेल हो गया। इंग्लिश में ऐसा थोड़ी है, राइट। लिखो सी, ये पास्ट टेंस में यूज किया हुआ कुड का फॉर्म है ना। सब्जेक्ट कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब तो ये है, ठीक है। कुड मॉडल है, ठीक है, और कहते हैं मॉडल के बाद अगर आता है वर्ब ना तो फर्स्ट फॉर्म में आता है, ठीक है, इसीलिए हैव आता है, हैज और हैड कभी नहीं आता। लिखो इन सारों में पहले सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखो, इंटरोगेटिव वाक्य इन्वर्जन में होता है। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज इन इन्वर्जन। सेकेंड पॉइंट लिखो, सामान्यतः जनरली जब WH फैमिली वाक्य के शुरू में आए, when WH family
comes at the beginning of the sentence तो वाक्य प्रश्नात्मक होता है, कॉमा द सेंटेंस इज इन इंटरोगेटिव फॉर्म। सामान्यतः जब WH फैमिली वाक्य के शुरू में आए, जनरली व्हेन द WH फैमिली कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस तो वाक्य प्रश्नात्मक होता है, द सेंटेंस इज इन इंटरोगेटिव फॉर्म। लेकिन बट अगर WH फैमिली बीच में आए, मतलब शुरू में नहीं आए, बट इफ WH फैमिली comes at the beginning of the sentence, at the middle of the sentence, तो उसके बाद वाक्य assertive फॉर्म में होगा, कॉमा it is followed by assertive form of sentence, assertive sentence। तो उसके बाद वाक्य assertive form में होगा, it is followed by assertive and assertive form of sentence, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस इसमें आ जाता है, जिसको कहते हो कथनात्मक, मतलब बोल दिया कुछ, दैट्स इट। उसके बाद वाक्य assertive फॉर्म में होता है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं? आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। एफर्मेटिव एंड नेगेटिव हो गया, वही पॉजिटिव एफर्मेटिव हुआ, एफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव सेंटेंस क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, दोनों मिला के क्या होगा? असर्टिव में आएगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो, अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म शुरू में दिखाई दे जाए, है ना? इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ पास्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, नॉट स्टार्ट्स विथ, मतलब इफ यू फाइंड V2 एट द बिगिनिंग ऑफ द इनिशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना? अगर वर्ब अगर वाक्य के शुरू वाले भाग में पास्ट हो, इफ यू फाइंड V2 at the initial part of the sentence, तो वाक्य आगे भी पास्ट में होगा, कॉमा it will continue in past tense, it will continue in past tense। उसके बगल में लिख लेना, कुछ अपवाद वाले वाक्य होते हैं, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, इनके अपवाद होते हैं, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। इसको जनरली मैं वर्ब में करा देती हूँ, लेकिन मैं आप लोग की क्लास में इसको मैं सिंपल पास्ट टेंस में खत्म करा दूंगी, साथ में मिला के। ठीक है, बोलो यहाँ तक कुछ भी पॉइंट जो समझ में नहीं आया? हाँ, यस ऑफ कोर्स, हाँ, एनीथिंग? बिल्कुल नहीं। सुनो, हाँ, अभी रुक जाओ। कुड और वुड का जो यूज है ना, उसका डिफरेंस वो आप मॉडल्स में पढ़ोगे। और आपको पता है एग्जाम बहुत नजदीक है ना? आपके बैच के भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 2017 को टारगेट कर रहे हैं, और मैं क्या कर रही हूँ ना, आपके बैच में उन चैप्टर्स को पहले ख़त्म कर दे रही हूँ जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मुझे लगता है विद इन 10 days
मैं आउटलेट में रखवा दूंगी वो सारे चैप्टर्स का, जितने चैप्टर्स 2009 से लेकर 2015 तक में जितने क्वेश्चंस आए हैं ना डिटेक्टिंग एरर से, और जितने क्वेश्चंस आए हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, वो सारे मैं रखवा दूंगी। और मैं अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन ऐड नहीं करूंगी। 2016 तो जानते हो आपको 42 और 72 सेट्स तो है ही बाजार में, मैंने निकाल दिया है। 2015 तक का मैं रख दूंगी और एक भी एडिशनल क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड नहीं करूंगी। उसका रीज़न ये है कि वो आपको एक आइडिया दे देगा कि किस चैप्टर को हम कितना इंपॉर्टेंस दें, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग ख़त्म कर रही हूँ। अदरवाइज पहले मैं मॉडल्स ख़त्म करती थी वर्ब के साथ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मॉडल से क्वेश्चंस कम आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं टेंस से, कंडीशनल सेंटेंस से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ठीक है। तो पहले मैं ये ख़त्म कर लूँ ना, फाइन। इसीलिए मॉडल को भी भूल जाओ। अभी तक जितना पढ़ाया मैंने समझ में आया बताओ, ठीक है। आगे सुनो। अब अगेन मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो मेन पॉइंट है बता दिया है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस इतना कंफ्यूजिंग है ना कि उसमें बहुत सारे यूजेस है सिंपल प्रेजेंट टेंस के। अभी पास्ट का भी आपको बहुत अच्छे से मैं आपको कंफ्यूज करूंगी, लेकिन मेरा कहना है पास्ट, सिंपल पास्ट ज़्यादा आसान था सिंपल प्रेजेंट से, है ना। और सिंपल फ्यूचर में भी कंडीशनल पोर्शन ले लूँ मैं तो वो भी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा क्यों ना करूं कि जो सबसे आसान है पहले उसको ख़त्म करूं। इसीलिए टेंस में शायद आपको मेरा ऑर्डर बुक के ऑर्डर से अलग दिखेगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मैं आपको फिनिश करके रख दूंगी यहीं पर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। सबसे आसान जो सेंटेंस है, आप इंग्लिश, जो हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे हैं, जो बहुत हिंदी मीडियम से आए हैं, जहाँ पे 6 स्टैंडर्ड से भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, सबसे आसान सेंटेंस आपको बोलने में क्या लगता है? देखो, सॉरी इसीलिए आपको आसान लगता है बोलना, आई एम सॉरी, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं है। कोई कुछ इंग्लिश में बोला कहोगे आई एम सॉरी, ठीक है। सी, यू सेड आई एम सॉरी, राइट। दिस मीन्स थोड़ा बहुत तो इज एम आर का यूज आपको आसान लगता है, राइट। यू से कि ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी राम इज कमिंग एंड सीता इज गोइंग तो बोलने ही लगते हैं थोड़े बहुत। दैट मीन्स जो सबसे आसान टेंस है वो है कंटिन्यूअस टेंस। क्यों आसान है? क्योंकि कुछ नहीं, इज एम आर लगाते हैं, सीधा सीधा V1 ING लगा देते हैं, है ना। इज एम आर का यूज बता चुकी हूं। इज किसके साथ बताया बताओ तो? ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ इज बताया। एम किसके साथ बताया? आई के साथ। आर किसके साथ बताया? यू, वी, दे और सारे प्लूरल बहुवचन के साथ आर लगाया, राइट। दिस मीन्स हमें पता है कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगा दो, और कंटिन्यूअस जहां दिखाई देता है, ये ध्यान रखना, जब भी आपको इस वर्ड का एहसास हो कि अच्छा यहाँ पे हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस टेंस में हमें V1 ING का एहसास फट से होना चाहिए, ठीक है। V1 ING का एहसास तुरंत होना चाहिए। क्यों? बहुत आसान है, देखो ना। क्या प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करना चाहते हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया, जैसे मैं पढ़ा रही हूं, अभी कर रही हूं, दैट मीन्स एक्शन गोइंग ऑन नाउ। यार बेसमेंट में बच्चे बैठे हुए हैं, तो कम से कम थोड़ा सा डार्क मुझे मार्कर दे दो, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि जो कल इस समय हो रहा था, पहले हो रहा था, दैट मीन्स आपको पास्ट के हो रहा था कंटिन्यूअस का एहसास करा रहा है। दैट मीन्स वेयर एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, फाइन। और तीसरा कि परसों इस समय मैं आपको पढ़ा रही होंगी, इसका मतलब कि परसों इस समय ये एक्शन हो रहा होगा, दैट मीन्स एक्शन गोइंग ऑन इन फ्यूचर। देखो ये कितना आसान है। और
आसान है, इसीलिए आपको ये आना चाहिए, इतना तो आपसे एक्सपेक्टेड है, आपको आना चाहिए। और जो चीज़ एक्सपेक्टेड होता है क्वेश्चन उससे आता है नहीं। स्कूल में मेरे साथ यही होता था, जो क्वेश्चन छोड़ के जाती थी वो वही आता था, ठीक है, वही आता था, पता नहीं क्या था प्रॉब्लम। अगर कोई एक आंसर छोड़ा मैंने या एक चैप्टर पे ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन वहीं से आता था, है ना। कुछ चीज़ें डिस्टाइम्ड होती है कि वो आपकी किस्मत में नहीं लिखा है, तो वो वहाँ प्रॉब्लम होगा। वही चीज़ मैंने कहा, जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है, जो चीज़ें आप जानते हो ना, वहाँ मान के चलते हैं इतना तो आता होगा। जब इतना आता होगा, दैट मीन्स आपका जो फॉर्मूला है, लिखो नीचे, नीचे दिखाई देगा कि ऊपर लिखो, आप लोग उसी के नीचे लिखना, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग देख सको सब। सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया, वॉस वर्ड, वॉस किसके साथ लगता है बताओ तो, सिंगुलर के साथ और आई के साथ, और बाकी जो बच गया सबके साथ वर्ड, दैट्स इट, ठीक है। और इसमें भी विल या शैल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो आपको पढ़ाऊंगी मैं भी थोड़ी देर में, प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाता है, इज़म आर के बाद हम सीधा V1 ING लगा देते हैं, वॉज वर्ड के बाद सीधा V1 ING लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन विल और शैल मॉडल्स है, और मॉडल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के बिना नहीं आते, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आप V1 ING लगा दो तो कहोगे मेन वर्ब तो आ गया, लेकिन एक और रूल होता है कि मॉडल के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। वो तो इसमें फुलफिल नहीं हो रहा है ना, देखो इसमें फुलफिल हुआ, वो नहीं हुआ, इसका मतलब मुझे कुछ करना पड़ेगा कि वो रूल फुलफिल हो। क्या कि हर मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वो फुलफिल तभी होगा जब हम बी लगा देंगे, विल बी, शैल बी। ये ठीक है। देखो मैंने ये कहा, मॉडल का दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मॉडल्स यानी विल, शैल, कैन, कुड, शुड, वुड, मैंने कहा इस बहुत कम इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए मैं इसको नहीं करा रही हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला को मैं जस्टिफाई करना चाह रही हूँ, इसीलिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मॉडल का बता रही हूँ। कहोगे इज हमार के बाद V1 ING आ गया, बढ़िया, वॉज वर्ब के बाद आ गया तो विल के बाद V1 ING लगा दो। फ्यूचर है तो विल, शैल फ्यूचर ही तो डिनोट करता है, और V1 ING लगा दो। मेरा कहना है कि दो रूल है। पहला रूल है कि हर मॉडल के बाद मेन वर्ब आना चाहिए। कहोगे मेन ही तो वर्ब है, तभी तो ING लगा है इसमें, है ना। लेकिन एक और रूल है कि हर मॉडल के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए। अब वहीं पर मार खा गए कि खाली फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ING फॉर्म नहीं चाहिए, खाली फर्स्ट फॉर्म, इसलिए बी लगाना पड़ गया, है ना। इज़म आर का फर्स्ट फॉर्म एक और क्या है, बी भी तो है ना। तो आई विल बी टीचिंग यू डे आफ्टर टुमारो एट दिस टाइम, आई एम टीचिंग यू नाउ, यू वर स्टडिंग मैथ्स बिफोर आई केम, चलेगा? नहीं, ये फिर पास्ट का पास्ट हो गया, इसीलिए बिफोर आई केम वर्ड को हटा दो, नहीं तो पास्ट परफेक्ट फॉर्म लगाना पड़ जाएगा, लिखना पड़ेगा। सिर्फ खाली कहेंगे कि अगर आप पहले पढ़ रहे थे, यानी कि कभी भी बिफोर आफ्टर जहाँ पर आएगा ना, वहाँ पे आपको दूसरा टेंस लगाना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आप मैथ्स पढ़ रहे थे, यू वर स्टडिंग मैथ्स, कल आप इस समय हिस्ट्री पढ़ रहे थे, परसों इस समय आप इंग्लिश ही पढ़ रहे थे, देख रहे हो, सब पास्ट कंटिन्यूस है ना। तो कहेंगे यू वर स्टडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम डे बिफोर यस्टरडे, एंड टुमारो एट दिस टाइम
यू विल बी स्टडिंग मैथ्स। आ रहा है समझ में? क्लियर? फ्यूचर में हो रहा होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, पास्ट में हो रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट में हो रहा है। तभी तो कुछ लोग सोच लेते हैं अब आ जाओ। बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जाते हैं गर्मी की छुट्टी में इंग्लिश सीखने के लिए, नहीं लिखा रहता है 45 दिनों में फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीखिए, नहीं, बड़े खुश होके जाते हैं बस 45 डेज में तो ऐसी इंग्लिश आ जाएगी कि बस सब लड़कियां फ्लैट मेरे ऊपर। नहीं, देखो बेसिकली आप लोग इंग्लिश दो ही चीज़ों के लिए सीखते हो, एक तो नौकरी के लिए और दूसरी बस, ठीक है। वो तो नहीं हो पाता जल्दी, लेकिन हाँ ये इसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि ये तो मैं करवा दूंगी। और एक बार नौकरी लग जाए तो वो लड़कियों की लाइन लग जाती है, ठीक है ना, फादर सहित, अकेले नहीं फादर सहित, मतलब समझ में आ गया? जितनी अच्छी नौकरी उतना अच्छा रिश्ता। चलो वापस आ जाओ, बहुत ख्याली पुलाव मत पकाना ज़्यादा भी, ठीक है। लेकिन ये सब बातें मैं आपको बोल के इससे मोटिवेट कर देती हूँ कि यार कम से कम वो चीज़ सबको मोटिवेट करे, नहीं मोटिवेट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए लाइफ में कि हाँ हमें कुछ करना है। क्यों करना है भाई, किस लिए करना है? 2 रोटी ही तो खाना है, नहीं। लेकिन वो मोटिवेशनल जो कहते हैं ना फैक्टर जो होता है लाइफ में, वो आपको पुश करता है। अब मेरा मोटिवेशनल फैक्टर तो कुछ और था जो मुझे लात मार के पुश कर दिया, ठीक है। वरना हम भी बड़े आराम से जी रहे थे कि चलो हो गया, जो करना था कर लिया, सक्सेसफुल भी हो गए, अब आराम से खाएंगे बैठ के। तो भगवान ने कहा अच्छा अच्छे आराम से खाओगे बैठ के, ये लो 1 लाख पड़ा तो फिर से उठ के शुरू हो गए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ठीक है वो चीज़ मेरे लाइफ में आया जो एक मुझे पुश किया। आपके लाइफ में क्या पुश कर सकता है, तो वही सोचती रहती हूँ मैं इसे कैसे मोटिवेट करूँ। तो आप लोग का इमेजिनेशन बढ़ा के मोटिवेट करते देख लो, खुद देखो अपने आप को वर्दी में, देखोगे कितना सुंदर लगोगे, है ना। तो वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि जब खुद को अब अपने एक्सरसाइज के या प्रिवेंटिव के वर्दी में देखोगे तो वो एक मोटिवेट करेगा आपको, ठीक है। और दूसरा मोटिवेट तो यही करेगा आपको। चलो वापस सुनो, अल्टीमेट तो वही चीज़ है, सही बात है। नौकरी तो एक जरिया है सिर्फ उसको पाने का। चलो कम प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में इतना आपको आना चाहिए, जो मैंने कहा कि आप स्पोकन इंग्लिश पढ़ने जाते हो तो पढ़ते हो रहा होगा, रही होगी, फ्यूचर है ना, रहा है रही है तो प्रेजेंट, एंड रहा था रही थी तो। चलो अब ट्रांसलेट करो, मैं खड़ी हूं आप बैठे हो, अब बोलो कहाँ है रहा है रही। आपने रेड कलर का शर्ट पहन रखा है कहीं आया रहा है रही है? नहीं। वो अभी सो रहा होगा, लगा दो विल शैल। फिर कहोगे विल शैल तो अभी बोला आपने, फ्यूचर में लगता है, और कह रहे हो अभी सो रहा होगा, तो कैसे लगा दो विल शैल? गॉट इट? सी आई एम स्टैंडिंग एंड यू आर सिटिंग। इसलिए कहती हूँ ट्रांसलेट मत करो इंग्लिश का, अगर हिंदी करोगे ना तो सही में हिंदी हो जाएगा। सो ट्राई टू स्पीक व्हाट यू फील। आई एम स्टैंडिंग, यू आर सिटिंग, यू आर वेयरिंग अ रेड कलर शर्ट एंड ही वुड बी स्लीपिंग नाउ। विल और शैल तो फ्यूचर बताता है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी वुड बताता है, मे बताता है, मस्ट बता देता है जब बहुत कंफर्म्ड होता है तो, है ना। ही मे बी स्लीपिंग नाउ, ही वुड बी स्लीपिंग नाउ, और जरूर सो रहा होगा तो ही मस्ट बी स्लीपिंग नाउ, शायद सो रहा होगा तो ही माइट बी स्लीपिंग नाउ। इसका मतलब विल शैल तो हम प्रेजेंट में यूज करेंगे ही नहीं, चाहे वो रहा होगा रही होगी क्यों नहीं खत्म हो रहा है। फिर कहोगे जब हिंदी में भी आप रहा होगा रही होगी इसमें बोल रहे हो, ही विल बी, जब अभी सो रहा होगा तो आप फ्यूचर की बात तो कर ही नहीं रहे, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, है ना। अब पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तभी तो रहा होगा बोल रहे हो। शायद सो रहा होगा, जरूर सो रहा होगा, दैट मीन्स डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली ये जो है ना, इतना तो आपको आना चाहिए। सो सेंटेंसेस यहाँ से नहीं आते। सेंटेंसेस कहाँ से आते हैं, पहले लिखो, कुछ सेंटेंसेस लिखो।
बिल्कुल आज इट इज ये क्वेश्चन आया था। द लाइट वेंट ऑफ, भी चलता है, वेंट आउट था, ये भी चलेगा, यानी कि लाइट चली गई वाइल। वाइल का मतलब होता है के दौरान। यहाँ पे वाइल का दो मतलब होता है, जबकि भी। आई एम स्टैंडिंग वाइल यू आर सिटिंग, वाइल का मतलब यहाँ क्या हुआ, जबकि। लेकिन यहाँ वाइल का मतलब क्या है, के दौरान। किस दौरान, जब हम एग्जाम दे रहे थे, यही कह रहे हो ना। इसका मतलब कुछ जगह पे तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा सीधा हिंदी का ट्रांसलेशन है। लाइट चली गई कब, जब हम एग्जाम दे रहे थे। चली गई यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, वी वर टेकिंग द एग्जाम। ठीक है। सेकेंड भी देखो, एकदम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। जब मैंने उसे देखा, वो कुछ बाकी लड़कों के साथ और कुछ लड़कों के साथ खेल रहा था, हो रहा है, तो ही वॉज प्लेइंग होगा, देख लो। ठीक है। अब हर्ट का तीनों फॉर्म तो हर्ट ही है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम इस का वॉज करें या इसको इस में छोड़ दें, क्या करें। वॉज करोगे, क्यों करोगे, हर्ट का तीनों फॉर्म तो सेम है। यस, अगर ही होता तो हर्ट्स आता। ही शी इट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस या ई एस लगता है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है ना। सिंगुलर वर्ब में एस ई एस होता है, याद है कुछ, है ना। इसका मतलब है कि ही के साथ हर्ट्स होता। और ऐसे भी देख लो ना, साफ साफ पता चल रहा है कि ये अभी रोज होने की बात नहीं है। क्या है कि उसके टखने में चोट लग गई, कब, जब वो फील्ड में काम कर रहा था, होगा ना, तो ही वॉज वर्किंग होगा। यानी ये तीनों सेंटेंस में तो मुझे कुछ जानना ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ ये तीनों लिटरल ट्रांसलेशन वाला सेंटेंस है। और सेंटेंसेस देख रहे हो कहाँ से आया, पास्ट कंटिन्यूअस से ही आता है जनरली। इस तरह के सेंटेंस आते हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस के होते हैं। बोलो इन तीनों में कोई प्रॉब्लम है। थर्ड में अगर प्रेजेंट होता तो हर्ट्स होता, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है ना, तो हर्ट नहीं होके हर्ट्स होता। फिर कहोगे हर्ट्स क्यों करे, वो रोज चोट थोड़ी लगता है, इसका दिनचर्या थोड़ी है। ये तो एक टाइम हुआ कि जब वो फील्ड में काम कर रहा था तो उसके पैर में चोट लग गई। यानी ये हर्ट का तीनों फॉर्म सेम है। वर्ब याद कर रहे हो ना, वर्ब के फॉर्म्स है ना। देख लो आपका टेंस और वर्ब एक साथ चलेगा। अभी टेंस के बाद मैं आपको शीट करवाऊंगी वही वर्ब का, और अब उतना देखना है कि आप लोग कर पाए हो कि नहीं, याद है कि नहीं। तो हर्ट का तीनों फॉर्म सेम है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म था। ये प्रेजेंट होता तो हर्ट्स होता। उसके टखने में चोट लग गई कब, जब वो काम कर रहा था फील्ड में। यानी कि ये तीनों सेंटेंस ऐसे ही सेंटेंस आते हैं जहाँ पे एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, इसीलिए ये एक वन वैरायटी हो गया। तीनों एक तरह का सेंटेंस, जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें से एक तरह का सेंटेंस ये होता है। यानी जान लो, अगर कंटिन्यूअस से क्वेश्चन होगा तो ये टाइप 1 है जो कंटिन्यूअस का होगा। ठीक है। अब आ जाओ टाइप 2 में, जो 4 नंबर है और 5 नंबर। आप अपने बुक का वहीं पर पहले तो एक लिख लो, सी लिस्ट ऑफ वर्ब्स आफ्टर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन योर बुक, वॉल्यूम 1 में। See the list in volume 2, in volume 1 after future continuous। ठीक है, future continuous में
वॉल्यूम 1 में जो फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद देखोगे ना तो एक लिस्ट ऑफ वर्ब्स दिखेगा। अब वो लिस्ट क्या है, ध्यान से सुनो। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो होता है, अब हम कर नहीं रहे होते। अगर आपने कुछ बोला तो क्या मैं सुन रही हूं क्या, वो तो सुनाई पड़ गया, है ना। इसीलिए आपके जो पांचों सेंसेस है ना, जो पांचों सेंसेस है उससे हम 7 वर्ब्स करते हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ब्स यहाँ पे हैं जो आपके पांचों सेंसेस से रिलेटेड है। जैसे लिसन हुआ, सी हुआ, वॉच हुआ, फील हुआ, टेस्ट, स्मेल, सी, सीन, अपीयर, लुक, ये सब इन पांचों से करते हुआ जो आपके पांचों इंद्रियां हिस्से, इन सब में आईएनजी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बस जब कुछ दिखा तो दिख गया, ये थोड़ी हम देख रहे हैं, है ना। कुछ बोला तो सुनाई पड़ जाता है, कुछ अगर आपसे सटा तो फील तो हो जाता है। गॉट इट? यानी कि इनमें हम आईएनजी इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये होता है, बस इसमें हम कर नहीं रहे होते हैं, ये होता है बस। अब आओ कुछ और चीजें हैं जो आपके फीलिंग से रिलेटेड है। लव, लाइक, हेट, एडोर, प्रेफर, कंसिडर, ये सब रिमेंबर, थिंक, किया तो किया, और ये कर रहे हैं वाली नहीं होती, ठीक है। तो ये सब भी हम आईएनजी फॉर्म में जनरली इस्तेमाल नहीं करते। यानी वो पूरा लिस्ट आपको रटना पड़ेगा। रटना क्या है, मतलब आप 2-3 बार पढ़ लो, वो फील कर लो आप कि ये सब जो वर्ब्स है ना हम करते हैं लेकिन कर रहे नहीं होते हैं, क्योंकि आप किसी को, यू आर नॉट लविंग समवन। उसी में एक स्टूडेंट कहा था आई एम लविंग इट, तो होता है मैकडी का, गॉट इट, लव इट, आई एम लविंग इट होता है। ध्यान दो, कई आपको कंपनी दिखेगी जो अपने स्पेलिंग में भी मिस्टेक रखती है ना। जैसे केडी कैंपस, कई जगह पे कैंपस का वर्ड में के से लिखा हुआ शुरू किया हो, राइट। अगर मैंने कैंपस में के लगा दिया, के ए एम कर दिया, तो ठीक है, अगर मैं रजिस्टर्ड करा लूँ तो वही रजिस्टर्ड हो जाएगा, राइट। इसीलिए आप अपना कोई टैगलाइन यूज़ कर रहे हो, कोई स्लोगन यूज़ कर रहे हो, और या नाम को स्पेलिंग बिगाड़ के कर रहे हो, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है ना। तो आप उसको रजिस्टर करवा लो, सही है। आई एम लविंग इट बिल्कुल सही है उनके हिसाब से, क्योंकि उनका वो टैगलाइन है, अपना स्लोगन है। लेकिन मेरा कहना है कि मैं लव को आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि लव, लाइक, हेट, एडोर वगैरह क्या है, हुआ तो हुआ, नहीं है तो नहीं है, ये थोड़ी मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। आए समझ में? इसीलिए कुछ ऐसे वर्ब्स जिसमें आईएनजी इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन क्या होता है ना, अब लड़कों की एक आदत होती है, जब कुछ रूल सिखाओ तो उसका दिमाग कहीं और चल रहा होता है कि इसका एक्सेप्शन क्या होगा, है ना। एक्सेप्शन भी नहीं, वो ऐसा सेंटेंस सोचेंगे कि चलो मैम को फंसाते हैं, है ना। फिर लिखते हैं कि, फिर स्टूडेंट कहते हैं नहीं मैम ये तो बोलते हैं यू आर लुकिंग गुड। मैंने, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आई एम लुकिंग गुड, ठीक है। यू आर लुकिंग गुड, आई एम फीलिंग हैप्पी। What is I am feeling happy? Now see, look का मतलब 2 चीज़ें होती हैं। एक तो you are looking good, और को मैं आप दूसरे तरीके से मैं समझा दूंगी आपको। अगर आप कहोगे कि अगर मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी, और मैं कहूँगी I am feeling unwell, है ना, तो सोचूंगी मैं नहीं, I am feeling, feel ING फॉर्म में तो नहीं आना चाहिए क्योंकि वो लिस्ट में है ना। तो मैं ऐसे सोचूंगी कि अगर आईएनजी में नहीं आएगा तो फर्स्ट फॉर्म में लगा दो, V1 में लगाओ। तो मैं कहूँगी आई फील अनवेल। आई फील अनवेल का मतलब तो मेरा रोज रोज का धंधा हो गया, ठीक है। आज क्लास नहीं लूंगी बिकॉज आई फील अनवेल। सो आई फील अनवेल और आई एम फीलिंग अनवेल दोनों क्यों कहा? क्योंकि एक आपका रूटीन बताने लगा और एक आपका आज मुझे प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगी टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, है ना। आई कैन नॉट टेक योर क्लास, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अगर यहाँ से मैं उतरूंगी तो कहूँगी आई एम फीलिंग अनवेल। क्यों? मैं अभी की बात कर रही हूँ। इसीलिए हालात के अनुसार फील को आईएनजी में यूज कर दिया। यू आर लुकिंग गुड को बेहतर होता है यू लुक गुड कहते हैं, लेकिन फिर कहोगे रोज थोड़ी अच्छे दिखते हो आप,
ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप फिर से इसमें डिफरेंशिएट करना चाहते हो। यू लुक गुड का मतलब तो ये हो गया कि बस सही में सुंदर है ना। यू आर लुकिंग गुड, कि अच्छे से ड्रेसअप कोई करता है तो क्या कहते हो आप, यू आर लुकिंग गुड। इसका मतलब है कि आप उसमें रूटीन और अभी के बीच में डिफरेंशिएट करना चाहते हो। देखो ये सब चीज़ें डिफरेंट है, ये सब चीज़ें एक्सेप्शंस में आती। कहते हैं जब आप फीलिंग बता रहे होते हो ना तो वो आईएनजी लगा देते हो मानवीय फीलिंग बताने के लिए। जैसे अगर कोई फ़ोन किया, मैं कहूँगी आई वाज थिंकिंग ऑफ यू, इसका मतलब है कि थिंक आईएनजी में कहोगे फट से नहीं आता, लेकिन मैं उसको बोलना चाह रही हूँ कि मैं आपके बारे में सोच रही थी, तो कैसे कहूँ? गॉट इट? इसीलिए कई बार अपने फीलिंग को दर्शाने के लिए कुछ सब नहीं, जैसे लव लाइक को नहीं करते, फील को कर दिया, लुक वाला कर दिया, है ना, थिंक का कर दिया। कभी कभी मानवीय भावनाओं को दर्शाने के लिए आईएनजी में यूज कर देते हैं। तो वो क्यों बता रही हूँ मैं कि जरूरत ही नहीं है आपको जानना। द रीजन इज ऐसे भी सारे वर्ब तो आईएनजी में तो रट्टा मार के रख लेते हो आप, जहां तहां आईएनजी यूज कर सकते हो और कर रहे हो। कहाँ से क्वेश्चन आएगा? बार बार एक ही चीज कर रही हूँ, वहां से आएगा जहां पर हम लोग सब मिस्टेक करते हैं। इसलिए क्वेश्चन फीलिंग, लाइकिंग, फीलिंग और लुकिंग से नहीं आता, नोइंग से आता है। नो आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, क्योंकि अगर किसी को जानते हो तो जानते हो, नहीं जानते हो तो नहीं जानते हो। तो ये नो आईएनजी फॉर्म में कैसे आएगा? नहीं आएगा। उसी तरह से अगर चाय पसंद करते हो, कॉफी पसंद करते हो, तो पसंद करते हो, पसंद कर रहे होते हो, क्या हो रहा है ना, किसी की तुलना में सीधा आई प्रेफर टी टू कॉफी। ठीक है। लाइकिंग, लविंग, हेटिंग आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, लाइक लगाओ, नहीं तो लव लगाओ। इसीलिए ये 3 का रूल लिख लेना। जो मैंने लिस्ट लिखाया है ना, वो लिस्ट याद कर लेना और उसमें ये तीनों वर्ब आपको मिल जाएगा। लिखो, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, देयर आर सर्टेन वर्ब्स जो सामान्यतः आईएनजी फॉर्म में नहीं आते, that do not generally come in ing form. That do not generally come in ing form. तो फिर क्या करूं मैं? क्या करूं? इज एम आर में दिखे ना, इज एम आर V1 ing में दिखे तो V1 में लगा दो। वॉज, वर प्लस ing में दिखे तो V2 में लगा दो। विल बी, शैल बी प्लस V1 ing में दिखे तो आई विल बी लविंग इट। तो क्या करोगे? आई विल लव इट। मतलब क्या है? सबको खत्म करो। अगर कंटिन्यूअस में दिखाई दिया तो उनको इनडेफिनिट बना दो। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिखाई देगा तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दूंगी। पास्ट में कॉन्टिन्यूअस में दिखाई देगा तो पास्ट इंडेफिनिट बना दूंगी, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस दिखाई देगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट पढ़ा नहीं अभी, लेकिन समझ तो रहे हो ना क्या किया? इज एम आर V1 ing था, V1 लगा दिया। अगर वॉज नोइंग हिम होता तो क्या लगाते? न्यू हिम। एंड आई विल बी नोइंग हिम, आई विल नो हिम। गॉट इट? लिखो, ऐसे वर्ब्स को कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग ना करके, डू नॉट यूज सच वर्ब्स इन कंटिन्यूअस टेंस, प्रयोग ना करके इनडेफिनिट टेंस में करें। Rather use them in indefinite tense. Rather use them in indefinite tense. ठीक है। और एक्सेप्शंस में आ रही हूं अब मैं। देखो तो जरा, seeing is वर्ब है, तो ये फिर क्या है? क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? ऑफ कोर्स वर्ब के बाद वही है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है पूरा पोर्शन। वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट है,
और मैंने आपको क्या सिखाया था शुरू क्लास में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन, ये क्या हो सकता है, नाउन। और क्या कहा था, नाउन बताया था ना आपको, V1 ING फॉर्म भी नाउन का काम करता है, क्या कहलाता है वो, जेरेंड कहलाता है ना। इसका मतलब है कि देखो इसी लिस्ट में आप देखोगे सी भी है, उसी लिस्ट में बिलीव भी है। अगर मैं कहूंगी आई एम बिलीविंग यू, क्वेश्चन आया है, लिख लो क्वेश्चन। ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो। वर्ड फॉर वर्ड होता है कि वर्ड टू वर्ड होता है कि वर्ड बाय वर्ड होता है, क्या होता है, बिल्कुल सही है ये। इसका हिंदी में मतलब होता है शब्दशः, इसका इंग्लिश में मतलब है द एग्जैक्ट वर्ड्स गिवन, है ना। जो बोल रहे हो ना, आपके एक एक शब्द पे मैं भरोसा कर रही हूँ, भरोसा कर रही हूँ, तो आई एम बिलीविंग लगा दिया। फिर याद आया कि बिलीव भी उसी लिस्ट में है, तो क्या करूं मैं, क्या करूं, तो बिलीविंग उसी लिस्ट में बिलीव है, तो आई बिलीव हो जाएगा ना। ट्रस्टिंग वर्ड नहीं आता तो बिलीविंग वर्ड भी नहीं आएगा। आई एम ट्रस्टिंग यू नहीं होता, आई ट्रस्ट यू होता है। विश्वास है तो है, नहीं है तो नहीं है। वर्ड टू वर्ड नहीं होता, अब डोर टू डोर का टू उठा लिया आपने, स्टेप बाय स्टेप का बाय उठा के कई लोग कहते हैं वर्ड बाय वर्ड, गलत है। वर्ड फॉर वर्ड होता है शब्दशः, मतलब सेम वर्ड्स दैट इज गिवन, द सेम वर्ड्स दैट आर गिवन, उसको आप उठाते हो तो वर्ड फॉर वर्ड कहते हो, ठीक है। दिस मीन्स यहाँ पे बिलीव नहीं चला, यहाँ पे क्यों चल गया, क्योंकि ये जेरेंड है। लिख लो नोट, नोट लिखो, पहला पॉइंट, जेरेंड के रूप में एज अ जेरेंड, जेरेंड के रूप में एज अ जेरेंड, यहाँ पे जेरेंड का मतलब ये वो नाउन है ना, ये नाउन वर्ब कहलाता है, हालांकि ये नाउन का काम कर रहा है। जेरेंड के रूप में वर्ब का प्रयोग ING फॉर्म में होता है। As a gerund, verbs are used in ING form. और इस लिस्ट में दिए गए कुछ verbs, जो लिस्ट है ना आपके पास, इस लिस्ट में दिए गए कुछ verbs भी gerund के रूप में आते हैं। And certain verbs given in the list to TOO are used as gerunds इसीलिए क्या है, सींग को देख के मत करना, देखो सी तो ING में आ रहा है तो मैं कहूंगी देखो ये जेरेंड है ना। उसी तरह से फट से आप ये भी तो कहोगे देखो यहाँ पर भी सी ING में आप लगा रहे हो, इसका मतलब सी तो ING में आ रहा है। ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं जो रात में देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, बोलो नॉकटर्नल। जो रात में देख सकते हैं वो नॉकटर्नल कहलाते हैं। इसे देखते हो, लाइट बंद करते ही मच्छर बहुत एक्टिव हो जाते हैं, है ना, और मक्खियां भाग जाती है, क्यों, क्योंकि मक्खियां क्या होती है, बोलो डायनर होते हैं, ये होते हैं दैट कैन सी
जो दिन में देखते हैं DIURNAL, जो रात में देखते हैं NOCTURAL. And these are certain very important words that come in one word substitution. प्रॉब्लम यही इंग्लिश में, इसमें बायो से रिलेटेड भी वर्ड्स आ जाते हैं वन वर्ड, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी आ जाते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड भी आ जाते हैं, ब्रांचेस. चलो अब ये बताओ, ये क्यों लगाया मैंने? कैपेबल ऑफ सीइंग एट नाइट क्यों लगाया? क्यों? द रीजन इज ये ऑफ है, ये ऑफ प्रेपोजिशन है. ऑन, इन, इनटू, अंडर, एवर, बिलो, क्या बता रहा है? सब देख रहे हो? पोजीशन बता रहा है ना? पोजीशन बता रहा है. इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ये सब में पोजीशन बता रही है. पोजीशन बनाने वाले जो वर्ड्स होते हैं, बताने वाले वर्ड्स जो होते हैं, प्रेपोजिशन कहलाते हैं. देखते हो प्रेपोजिशन में प्री के बाद क्या है? पोजीशन ही तो है. यानी पोजीशन बताने वाले वर्ड्स जो होते हैं, इसका मतलब जितने भी प्रेपोजिशन है, अगर उसके बाद वर्ब आया तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा. दैट्स इट. इसका मतलब है यहाँ पर भी वो रूल नहीं चलेगा जो आपको बताया है कि इन वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में मत करो. लिखो नेक्स्ट. मैंने कहा था वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज मत करो. कहाँ कहा था कि नाउन नहीं आएगा, है ना? जेरेंड है ना, यहाँ की भी, इसमें भी जेरेंड लग रहा है. लिखो प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग हो, इफ अ वर्ब फॉलोज अ प्रेपोजिशन तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, कॉमा, द वर्ब मस्ट बी इन आईएनजी फॉर्म. इफ अ वर्ब फॉलोज अ प्रेपोजिशन, कॉमा, द वर्ब मस्ट बी इन आईएनजी फॉर्म. और कभी कभी कुछ एक्शंस होते हैं जो प्रोग्रेसिव स्टेट में होते हैं. जो अभी मैंने मानवीय भावना वाली बात बताई ना आपको, मैंने कहा था आई एम फीलिंग बैड, अभी चल रहा है. आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू, चल रहा था, है ना? प्रोग्रेसिव मतलब चल रहा था, वो चीज चल रहा था उस स्टेज पे. जिसमें कहूँ लुक, तो लुक मतलब है कि देखो, तो जो चीज को दिखा रही हो क्या है, अभी हो रहा है ना. दिस मीन्स यहां पर कहोगे स्मेल आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि स्मेल भी उसी लिस्ट में है. आ गया. क्यों? क्योंकि हम उसे प्रोग्रेसिव स्टेट में दिखा रहे हैं, यानी अभी हो रहा है. उस स्टेट का मतलब होता है प्रोग्रेसिव स्टेट. सारी मानवीय भावनाएं भी इस प्रोग्रेसिव स्टेट में आती है. इसीलिए लुक से पता चल रहा है कि मैं खा रही हूं. देखो, देखो मतलब वो अभी हो रहा है. ही इज टेस्टिंग द सूप, ही इज स्मेलिंग द सूप, है ना? लिख लो. जब कोई एक्शन को प्रोग्रेसिव स्टेट में दर्शाया जाए, when any action is expressed in a progressive state, मतलब जो भी हो रहा है, जो प्रोग्रेस कर रहा है, अभी चल रहा है, तब हम इन वर्ब्स को भी आईएनजी फॉर्म में प्रयुक्त कर लेते हैं. तब हम इन वर्ब्स को भी आईएनजी फॉर्म में प्रयुक्त कर लेते हैं, कॉमा, वी यूज दीज वर्ब्स टू इन आईएनजी फॉर्म. कॉमा में, ब्रैकेट में लिख देना नॉट ऑल. बहुत लिमिटेड यूज करते हैं. ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, सिर्फ कुछ. जब हम किसी एक्शन को प्रोग्रेसिव स्टेट में दर्शाते हैं, प्रोग्रेसिव स्टेट में, तो हम इन वर्ब्स को प्रोग्रेसिव स्टेट में दर्शाते हैं, तो हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं. व्हेन वी यूज देम इन प्रोग्रेसिव फॉर्म, वी यूज these verbs in ing form. Only a few, सिर्फ कुछ. आप कभी नहीं कहोगे आई एम वांटिंग,
आई एम लाइकिंग, आई एम लविंग, आई एम हेटिंग नहीं कहते हैं। ही इज स्मेलिंग द रोज कह देते हैं। शी इज टेस्टिंग द सूप, ही इज हियरिंग अस, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, है ना। तो ये सब कुछ वर्ब्स चलता है, सारे वर्ब्स नहीं कि लाइकिंग, लविंग, हेटिंग, वांटिंग नहीं लगा दोगे आप, कंसिडरिंग भी नहीं लगा देते हैं, प्रेफरिंग भी नहीं लगाते हैं। इसका मतलब ओनली अ फ्यू वर्ड्स जो होते हैं इसमें चलते हैं। और 10th में बता दो, मैंने हैव मना किया था आईएनजी फॉर्म में, क्यों? क्योंकि वो ओन का सिनोनिम था, है ना। जब ओन के सिनोनिम में हैव भी नहीं लगा रहे थे तो फिर ओनिंग, सॉरी यहाँ तो ओनिंग होगा, OWN है, ठीक है, ओनिंग है, OWN कर देना। आई एम ओनिंग नहीं होगा, आई ओन होगा। क्यों? क्योंकि वहीं पर याद है हैव बताया था, वही मतलब बताया था possess। ये आईएनजी फॉर्म में नहीं लगता, इसलिए आई एम ओनिंग अ फ्लैट नहीं होगा, आई ओन अ फ्लैट होगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? आपको पता है कंटिन्यूअस का ये पोर्शन था जो इम्पोर्टेंट था। और भी आईएनजी फॉर्म का इम्पोर्टेंस है, खाली जेरेंड में नहीं है, पार्टिसिपल में भी है। अब पार्टिसिपल तो बता नहीं सकती मैं, क्योंकि पार्टिसिपल वर्ब एडवांस में पढ़ोगे। इसका मतलब है कि जो कंटिन्यूअस वाला पोर्शन था ना वो हो गया है। अब कल ये